नमस्कार दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इस श्रृंखला में हम सब सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, आज हम सब फिर एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आज का जो सेट हम सब कवर करेंगे, यह पेपर आपका दोस्तों 6 फरवरी 2023 को पूछा गया था, जिसमें हम सब ईवीएस और सीडीपी को कवर कर चुके हैं। आज हम सब कवर करेंगे हिंदी को। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। आपका जो पेपर हुआ था दोस्तों 2022-23 का सीटेट एग्ज़ाम, उसमें वह पेपर आपका 28 दिसंबर 2022 से लेके 6 फरवरी 2023 तक चला था। इसमें कुल दोस्तों 22 सेटों में एग्ज़ाम हुआ था। आपको इस चैनल पर सभी 22 सेट कवर कराए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। जो आपका हिंदी का पेपर होता है दोस्तों सीटेट एग्जाम में, वह 15 नंबर आपका शिक्षण आता है, 15 नंबर आपका गद्यांश से आता है। अब गद्यांश को अगर हम सब देखें तो इसमें गद्यांश दिया रहता है, उसको आप पढ़िए, उसी से कुछ नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं इसी गद्यांश से। पहले हम गद्यांश को सॉल्व करेंगे, फिर आपको जो 15 नंबर शिक्षण से आए थे उसको कवर करते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पहला है, यहाँ से गद्यांश आपका स्टार्ट होता है। कह रहे हैं साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। यह तो आपका गद्यांश हो गया दोस्तों। अब जो क्वेश्चन दिया गया है वह क्वेश्चन इसी से दिया गया है। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी से क्वेश्चन उठाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं, किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। पहला है समझौतावादी जिंदगी, या फिर सादगीपूर्ण जिंदगी, या फिर अवसरवादी जिंदगी, या फिर साहस की जिंदगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यह गद्यांश सही से पढ़े रहेंगे, आपको हर क्वेश्चन इसमें इसी गद्यांश में मिल जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा, इसमें कह रहे थे गद्यांश में, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है। इसमें बता रहे थे कि जिंदगी की पहचान वह है कि जिंदगी जो है कि वह बिल्कुल निडर हो, बिल्कुल बेखौफ हो, वह असली जिंदगी है, साहस की जिंदगी है। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, करें कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह, पहला ऑप्शन है, सदा आगे बढ़ने की सोचता रहता है, बाधाओं से घबराता है, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है, बिल्कुल लापरवाह होता है। तो अब देखिए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपको गद्यांश में ही मिलेगा। गद्यांश आप पढ़े हो तो उसमें लिखा गया है इसके बारे में। इसका जो साहसी मनुष्य होता है वह सदा आगे बढ़ने की सोचता रहता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो साहसी मनुष्य होते हैं दोस्तों, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं कि अगला वाला क्या सोच रहा है, वह हर समय आगे बढ़ने के लिए सोचते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं। दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं। ऑप्शन है आपके पास, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले, सब लोगों की सलाह मानने वाले, मनुष्यता को महत्व न देने वाले, या फिर पड़ोसी की बात सिर झुकाकर मानने वाले। अब इसमें कह रहे हैं कि दुनिया की असली ताकत कौन से लोग होते हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, या कुछ इसमें जो गद्यांश दिया गया है उसमें दुनिया का असली ताकत किस प्रकार के लोगों को माना गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट है दोस्तों, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
कह रहे हैं कि साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है। जैसे कि लास्ट लाइन था जब हम गद्यांश पढ़ रहे थे दोस्तों, लास्ट लाइन यही कहा गया था कि आदमी रस लेता है। तो कह रहे हैं साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है। जिन सपनों में वास्तविकता होती है, जो सपने रसपूर्ण होते हैं, जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है, जो सपने साकार होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमने बताया था आपको, जो साहसी मनुष्य होते हैं वह जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता, उन सपनों में भी रस लेते हैं। कौन? साहसी मनुष्य। अगला क्वेश्चन करें कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह काम है, खाली जगह है, यह का काम है। ऑप्शन है क्रांति करने वाले लोग, साहसी लोगों, साधारण जीव या फिर हिंसक लोग। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिसे अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना। जो लोग अड़ोस पड़ोस को देख के चलते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? वह साधारण जीव हैं, यह साधारण जीव का काम है। लेकिन जो अलग होते हैं वह रान पड़ोस को नहीं देखते हैं, उनको जो करना होता है वह अपने हिसाब से करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निडर का समानार्थी शब्द बताइए। निडर का समानार्थी शब्द जो होगा दोस्तों, डरपोक होगा कि या फिर कायर होगा या साहसी होगा या भयभीत होगा। निडर का समानार्थी होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साहसी। निडर है और साहसी, समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, साहसी। अगला क्वेश्चन है, करें ताकत का विलोमार्थी शब्द बताइए। ताकत, ताकत का ऑप्शन पहला है निर्बलता होगा, अधिकार होगा कि शक्ति होगा या क्षमता होगा। तो इसमें दोस्तों ताकत का विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए। जिसे कहीं बहुत ताकतवर है या फिर बहुत निर्बलता है, निर्बल है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसमें जो और शब्द दिए गए हैं उसका भी अगर हम सब विलोमार्थी शब्द समझें, जैसे अधिकार हो गया, इसके बाद अधिकार, अधिकार का होता है अनधिकार, और शक्ति का होता है दोस्तों क्षीणता, और क्षमता का होता है अक्षमता। ये तो हो गया और शब्दों का। हमने निर्बलता का समझ ही लिए, ताकत का निर्बलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि बेखौफ का अर्थ है। बेखौफ का क्या अर्थ होता है? भीत होता है, निर्भय होता है कि संदेह होता है या फिर डरपोक होता है। अगर बेखौफ की हम सब बात करें तो इसका जो है अर्थ होता है कहीं बेखौफ है, मतलब निर्भय है, उसके अंदर डर नहीं है। तो फिर जो अगर और शब्द जो हैं भीत है, अगर भीत का हम समझे तो इसका होता है डरा हुआ, और संत का होता है दोस्तों शंकायुक्त, और डरपोक का होता है कायर। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको शुद्ध रूप छांटना है। कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मध्यम या फिर अगला है मध्यम, अगला है मध्यम या फिर मध्यम। इसमें जो शुद्ध रूप होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा मध्यम। जो मध्यम का अगर शुद्ध रूप की बात करें, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं लिखा गया, लेकिन जो ये ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है मध्यम, यह ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम सब देखते हैं। अब यहाँ पे हम सब गद्यांश को खत्म कर चुके हैं। यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर हमको आंसर देना है। 1 से 9 तक हमने उसको कवर किया। अब 10 से लेकर 15 तक जो है इसको कवर करते हैं। कह रहे हैं कि प्रश्न में सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है काव्यांश को पढ़ के। तो यहाँ पे आपसे शुरू होता है आपका काव्यांश। कह रहे चंदा तारों की सहज क्रांति, नदियों में है मुस्कान भरी है, पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है जीवन निखरा। आगे है प्रखर कर्म का पाठ सतत है, पढ़ाती मैं भारत माता हूँ, मैं ब्रज सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्काती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध, मैं सहज शक्ति, सुविवेकी भारत माता हूँ। अब देखिए ये तो आपका गद्यांश हो गया। अब जो नीचे क्वेश्चन बनेंगे 10 से 15 तक क्वेश्चन, तो यह क्वेश्चन इसी पंक्ति से ही बनेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, जब भी एग्जाम में आए इसको अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आप क्वेश्चन इसको बहुत आसानी से दे देंगे। जो इससे पहला क्वेश्चन बनता है, कह रहे हैं ये है यहाँ की नदियों और हवा में क्या है? ऑप्शन है कटुता का भाव है, मुस्कान और दुलार है, जल और नमी है, या फिर दुस्साहस और सुंदरता है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसमें मुस्कान और दुलार है दोस्तों। यहाँ की नदियों और हवा में क्या है? मुस्कान और दुलार है। यह जो पंक्ति से आया है दोस्तों, वह पंक्ति यही थी ना कि चंदा तारों की सहज क्रांति, नदियों में है मुस्कान भरी, पवन झकोरों में है
दुलार खेतों में है दौलत बिखरी, इसी पंक्ति से आया हुआ है। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य है। खेतों में फसल लहलहा रही है, खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, खेतों में फसल सूख रही है, खेतों में धन घड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खेतों में फसल लहरा है, खेतों में दौलत बिखर गई। अब खेतों में दौलत थोड़ी बिखरी रहेगी, उसका मतलब फसल से होता है, खेतों में फसल लहलहा रही है। इसका जो पंक्ति थी, पवन झकोरे झकोरे में दुलार खेतों में है दौलत बिखरी। अगला क्वेश्चन, भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है। क्योंकि वह अन्न और जमीन छीन लेती है, क्योंकि वह वर्षा करवाने में सहायक होती है, क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती हैं, क्योंकि वह सुधा पीकर मुस्काती हैं। अब इसका राइट आंसर होगा भारत माँ को सुविवेकी कहा गया है क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। कह रहे हैं किसके पग में विश्वास भरा है। ऑप्शन है खेतों के, बागों के, मनुष्य के, भारत माता के। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत माता के, क्योंकि वो पंक्ति है, पग पग में मेरा विश्वास भरा, तब से है जीवन निखरा, इसी पंक्ति से है। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सही, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंदा तारों से सहज क्रांति पंक्ति में निहित अलंकार पूछा है दोस्तों। यमक अलंकार है, उपमार अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर अनुप्रास अलंकार है। चंदा तारों में सहज क्रांति में जो पंक्ति में अलंकार है वह अलंकार है अनुप्रास अलंकार, सॉरी दोस्तों अनुप्रास नहीं, उपमा अलंकार है। क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है, अब देखिए उपमा अलंकार होता है जब किसी की तुलना किसी के जरिए की जाती है। यहाँ पे कह रहे हैं चंदा तारों से सहज क्रांति में, यहाँ पे चांद तारों से तुलना की जा रही, इसीलिए उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रखर का अर्थ नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, इसको जरूर आप समझिएगा। प्रचंड होता है, तीक्ष्ण, कुशाग्र, या फिर सहनशीलता। इसमें जो नहीं होता, प्रखर का अर्थ जो नहीं होता है उसको आपको बताना है। प्रखर का अर्थ इसमें प्रचंड भी होता है, तीक्ष्ण भी होता है, कुशाग्र भी होता है, लेकिन जो सहनशीलता है वह प्रखर का अर्थ नहीं होता है। सहनशीलता का अर्थ होता है दोस्तों सहन करने वाला। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपका शिक्षण शुरू होता है। आपने जितना भी तक कवर किया, 15 क्वेश्चन कवर किया, आपने विषय वस्तु का कवर किया था। इसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ग्रामर के क्वेश्चन बहुत गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा ग्रामर नहीं आता। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जो गद्यांश पद्यांश दिए जाते हैं उसको प्रैक्टिस करिए। ग्रामर आप बेसिक ग्रामर का नॉलेज रखिए, उसने से आपका हो जाएगा। ज़्यादा फोकस आप ग्रामर पे ना करिए, ज़्यादा फोकस आप शिक्षण पे करिए, गद्यांश पद्यांश का जो प्रैक्टिस होता है उस पर करिए। ग्रामर का बेसिक नॉलेज आप रख लीजिए, उतने में आपका हो जाएगा। क्योंकि ग्रामर से सीटेट एग्जाम के लिए बता रहे हैं, सीटेट एग्जाम में ग्रामर से क्वेश्चन बस यही 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वह बेसिक ग्रामर से आपका हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम सब शुरू करते हैं। शिक्षण जो 15 नंबर से आता है, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसी बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। ऑप्शन ए है, लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। लहजा एक ही भाषा के विविध रूप है जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होते हैं। या फिर अगला ऑप्शन है, बोली किसी व्यक्ति विशेष का उच्चारण का तरीका है। अब इसमें जो राइट आंसर होगा, बोली और लहजे के बारे में बात करें तो बोली और लहजे के बारे में ऑप्शन ए सही होगा। बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसी बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। अब बोली, जाहिर सी बात है दोस्तों, हम कुछ बोलेंगे तो वास्तविक भाषा से जो भी हम कुछ बोलेंगे वह हमारी वास्तविक भाषा है, वास्तविक भाषा से संबंधित है। लेकिन जो लहजा है, लहजा हम उस बोली को किस तरीके से दूसरे के सामने व्यक्त कर रहे हैं वह हमारा लहजा होता है। ऑप्शन ए इज सही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम सब चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिससे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, ऑप्शन है पहला, कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाएँ, या फिर आय उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 या 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ, या फिर प्रति मिनट 40 से 60 शब्द
अर्थ सहित पढ़ पाएँ या फिर प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ। अब इसमें पूछा है निपुण भारत के उद्देश्य के बाद, निपुण भारत से संबंधित है। निपुण भारत मिशन के उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया जिसमें 2026 तक पूरा करना है। वह कक्षा एक क्लास 1 की बात कर रहा है में साक्षरता का लक्ष्य रखे गए हैं। उधर क्या लक्ष्य रखा गया है उसको आपको बताना है। इसमें जो है ऑप्शन बी सही है दोस्तों। उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री जो वो नहीं जान रहा है, कम से कम 4-5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। अब इसमें 50-60 शब्द कैसे पढ़े? कक्षा 1 का बालक है, वह 1 का बालक 50-60 शब्द कैसे पढ़ पाएगा, या फिर 60 शब्द अर्थ सहित कैसे व्याख्या कर पाएगा? लेकिन जो शब्द वो नहीं जान रहा है, अपरिचित है, उससे कम 4-5 शब्द वह बोल पाए। यह लक्ष्य रखा गया है निपुण भारत मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहे हैं कि कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? अब यहाँ पे श्रवण कौशल की बात करें दोस्तों, कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है कि कौन बच्चा किस तरीके से सुन पा रहा है, तो उसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना सही है? ऑप्शन है पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों के 4-5 वाक्य स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, या फिर दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। अब देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर हो उसी को आपको बताना है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। अब क्यों है उसको हम समझते हैं। अब हम श्रवण कौशल की बात कर रहे हैं, श्रवण कौशल की बात कर रहे हैं। अगर आप सामग्री बता दें कि पढ़ी गई सामग्री शब्दों का अर्थ बता, अभी हमने मान लो बच्चा अर्थ ना बता पाए, अर्थ के बारे में नहीं, हम कुछ चीज़ बता दिया, हम क्या अर्थ बताओ, तो फिर वह श्रवण कौशल से संबंधित नहीं होगा, तो वह अर्थ बताने के लिए आप बोल रहे हैं। अब अगर जो सी ऑप्शन था 4-5 वाक्यों का परिचय देने के लिए कहें तब भी यह श्रवण कौशल में नहीं आएगा। दिए गए चित्र 3 वाक्य को वर्णन करने के लिए कहे तब भी। लेकिन जो आपने कोई चीज़ सुना दिया, कोई कहानी आपने सुना दिया, अब उसके बारे में कहिए चित्र बनाने के लिए कहना। अगर वह चित्र बना लेता है तो मतलब आप समझेंगे हमने जो सुनाया था कहानी वो सुन पा रहा है, अच्छे से सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, इसका आप आकलन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? ऑप्शन है बारीकी से पठन, गहन पठन, सरसरी तौर पर पठन, या फिर विस्तृत पठन। अब यहाँ पे बात करें उसकी पसंद की कहानी है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी को पढ़ रही है, इस प्रकार को आप कौन सा पठन कहेंगे? अगर इसमें जो राइट आंसर हो वह विस्तृत होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अब विस्तृत मतलब होता है दोस्तों वह बुक उसकी रुचि है, उसकी पसंद बुक है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, कुछ हो गया, तो उसे विस्तृत तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि वह उसकी पसंदीदा बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब। कह रहे कि कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्त के अनुसरण कर सकते हैं? ऑप्शन है मानस मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, समीक्षा करना, संपादन करना, या फिर पुनरावृत्ति करना। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर कक्षा 4 की अध्यापिका है, अध्यापक प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है दोस्तों। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्त का अनुसरण करेगी? वह करेगी मानस मंथन का करेगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग का करेगी। अगर हम सब मानस मंथन की बात करें तो इसमें होता क्या है, यह शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता जो है उसके मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचार या समाधान का स्फुटन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। करें कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों को शुद्धलेख करवाना, पढ़ी गई पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, पढ़ी गई पाठ सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना या लिखवाना, पाठ सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कक्षा 3 के अध्यापिका विद्यार्थियों के साथ पठन बोध का कार्य करे, विद्यार्थियों के साथ मिलकर पठन बोध का कार्य करे, वह किस युक्त का अनुसरण कर सकती है? इसमें से वह कौन सा कार्य कर सकती है बालक के साथ? इसमें जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
कह रहे हैं कि पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप कठिन शब्दों का उल्लेख करवाएंगे तब भी नहीं सही है। पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों का अर्थ याद करवाने के लिए तक कहेंगे तब भी गलत है। पाठ्य सामग्री के दौरान आ रहे समय संज्ञा शब्द को रेखांकित लिए कह रहे हैं तब भी गलत है। लेकिन पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से अगर हम प्रश्न पूछेंगे वह उपयुक्त अनुसरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। करें एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सामग्री की विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी? ऑप्शन है प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, प्रवाह के साथ श्रुतिलेख, डंभ सिराद या फिर मूक अभिनय या फिर जिज्ञासा श्रुतिलेख। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जिज्ञासा श्रुतिलेख। कह रहे हैं कि यह श्रुतिलेख कहलाएगा क्योंकि आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। आप जो पढ़ा रहे हैं उसको सुन रहे हैं, सुनने के बाद कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, श्रुतिलेख कहलाएगा दोस्तों, जिज्ञासा श्रुतिलेख। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना, इसका पूरा नाम क्या है? अब यहाँ पे देखो निपुण भारत जो पूछ रहे हैं इसका पूरा नाम बताना है आपको। ऑप्शन है पहला नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोसिएशन इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, या फिर अगला है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी, या फिर अगला है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, या फिर अगला है नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिक्स। इसमें जो निपुण का दोस्तों पूरा नाम है वह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिक्स। यह निपुण का फुल फॉर्म है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। निपुण से क्वेश्चन हर बार 1, 2, 3 क्वेश्चन हर सेट में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकता है और कितना अपने वयस्क या अधिक समझ सहपाठी की मदद से कर सकता है? इन दोनों के बीच की संभवतः अंतराल को क्या कहा जाए? जैसे कोई कार्य मिल गया दोस्तों, अध्यापक द्वारा दिए गए कार्य को अपने सहपाठी बस मदद से पूरा करना है, कितना काम वो अकेले से पूरा करेगा, कितना काम वो सहपाठियों से मिलकर करेगा, और इन दोनों के बीच में जो संभावित अंतराल है वो क्या कहलाएगा, उसको आपको बताना है। जो इन दोनों को जो सहपाठी से मिलकर कर रहा है, जो अपने से खुद से कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो अंतराल है उसे हम क्या कहलाएंगे? भाषा अर्जन उपकरण कहेंगे, या फिर आरंभिक साक्षरता कहेंगे, या फिर सादृश्यीकरण कहेंगे, या फिर निकट विकास का क्षेत्र कहेंगे। इसमें जो कि राइट आंसर होगा यह निकट विकास का क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि वह कुछ तो अपने से किया है और कुछ सहपाठियों के मदद से किया है, इसीलिए इसे हम निकटस्थ विकास का क्षेत्र है। जो बीच में गैप बचता है उसे हम निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए, विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को हस्त मुद्रित मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए, या फिर अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा वह होगा विद्यार्थियों को पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम सब चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन चरणों का सही क्रम है? ऑप्शन है पहला बबलाना, 2 शब्दी वाक्य चरण, 1 शब्दी वाक्य चरण, या फिर संक्षिप्त वाक्य चरण। यह आपको चरण बताना है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा चरण सबसे पहले होता है। पहले बबलाना होता है, सही है, 2 शब्दी वाक्य बनाएगा, या फिर ये सही है,
एक शब्दी वाक्य चरण या फिर संक्षिप्त वाक्य चरण। ये तो ऑप्शन हो गया आपका पहला। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा है बबलाना, एक शब्दी वाक्य चरण, दो शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण, या फिर अगला है एक शब्दी वाक्य चरण बबलाना। अब बबलाना तो सबसे पहले दोस्तों जो छोटा बच्चा होता है बबलाना ही होता है। ऑप्शन सी और ए आपका, सॉरी सी और डी आपका गलत है, क्योंकि इसमें बबलाना बीच में दिया है। बबलाना लास्ट में थोड़ी सीखेगा बालक, जो बालक होता है सबसे पहले बबलाना ही सीखता है। तो अब इसमें पहला ऑप्शन बचता है और दूसरा ऑप्शन बचता है। अब पहला ऑप्शन था वह बबलाना था, इसमें भी बबलाना है। इसमें कह रहे एक शब्दी वाक्य चरण और उसमें था दो शब्दी वाक्य चरण, फिर उसके बाद एक शब्दी वाक्य उसमें था, फिर इसमें था दो शब्दी वाक्य चरण। अब इसमें जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले जो बालक होगा दोस्तों वह बबलाना, फिर दो शब्दी वाक्य चरण होता है, एक शब्दी वाक्य चरण, फिर संक्षिप्त वाक्य चरण में आ जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। यहाँ पे है। अब अगर हम सब भाषा अर्जन का सिद्धांत समझें तो यह इसका सिद्धांत चामस्की महोदय ने दिया था और ये बताए थे 6 से 10 महीने में शिशु बबलाना सीख लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह विचार कि मनुष्य सहजता भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है? ऑप्शन है ले बैगोस्की के, नाम चामस्की के, जिन पियाजे के, जोरन ब्रोनर के। अब देखिए दोस्तों, भाषा से संबंधित जो भी आपके सिद्धांत पूछे जाएं वह सिद्धांत आपके नॉम चॉम्स्की महोदय ने दिया है। भाषा अधिगम का सिद्धांत, भाषा अर्जन का सिद्धांत, यह सिद्धांत सब आपके नॉम चॉम्स्की ने दिए हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नॉम चॉम्स्की। अगले क्वेश्चन पे हम सब चलते हैं। नए शब्द समझते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? ऑप्शन उच्चारण का, व्याकरण का, प्रवाह का या शब्द भंडार का। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा वह होगा शब्द भंडार का। नए शब्द समझते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, यह रूब्रिक किसका आकलन है? वह है शब्द भंडार का। अगले क्वेश्चन पे हम सब चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन है तो प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? कौन से दोस्तों? वाचन कौशल पूछ रहा है। पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करते हैं उसके बारे में बताओ। अपने आप को 4-5 वाक्य में परिचय दो, या फिर दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्य में वर्णन करो। अब इसमें नहीं पूछा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, किसका आप वाचन कौशल में किसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर सबको देखें तो सब सटीक बैठ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन है ये वो नहीं है। पढ़े गए पाठ से शब्दों का अर्थ बताओ, वह वाचन कौशल में नहीं आएगा। बाकी जो ये सब है वे वाचन कौशल में आते हैं। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं के साथ चला जाएगा। अभी आप जब इसमें अर्थ बताने को कहेंगे, पढ़े गए पाठ का अर्थ बताना, तो यह वाचन कौशल में नहीं आएगी, यह कठिन कौशल है, क्योंकि आप उसे कठिन काम करा रहे हैं। आपने जो पढ़ा उसका अर्थ बताओ, तो वो अर्थ बालक, अभी बच्चा 2-3-4 का बच्चा है तो कैसे बता पाएगा, नहीं समझ पाएगा, इसलिए ये नहीं चाहिए। बाकी ये सारे पॉइंट जो आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करते हैं उसके बारे में बताओ, तो जाहिर सी बात है छोटा बच्चा है तो बताने का प्रयास करेगा जो जानता रहेगा। अब अपने आप का 4-5 वाक्य में परिचय दो, कुछ भी पूछ ला, हाँ बच्चा अपने बारे में बताओ, ये नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, सब बता देगा। यह सब वाचन कौशल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहे हैं कि वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके से, उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता? यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। ऑप्शन है डिस्पेक्सिया, डिस्फ्रेजिया, डिस्रेप्थिया या फिर डिसकैल्कुलिया। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो बालक है वह उचित क्रम में शब्द नहीं रख पाता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसे हम क्या कहेंगे? अगर कोई बालक है सही क्रम से नहीं लगा पा रहे तो उसे हम डिस्फ्रेजिया कहेंगे। अगर इसकी हम बात करें तो डिस्फ्रेजिया में दोस्तों यह भाषा बोलने और समझने को प्रभावित करता है। कौन सा दोस्तों? डिस्फ्रेजिया का। लेकिन अगर हम सब डिस्प्रेक्सिया की बात करें तो डिस्प्रेक्सिया जो होता है दिमाग से संबंधित मनोविकार है। किससे? दिमाग से संबंधित मनोविकार है। और अगर हम सब डिस्रेप्थिया समझें तो इसको हम यह जो आपका है, जिसे हम कोई भाषण देते हैं जब, यह भाषण ध्वनि विकार है। डिस्रेप्थिया जो है आपका भाषण ध्वनि विकार है। और डिस्कैल्कुलिया देखिए इसमें कैलकुलिया आ रहा है तो जाहिर सी बात है यह गणित संबंधी मनोविकार है।
अब यहाँ पे हम सब दोस्तों आज हिंदी को कवर कर लिया। इसके पहले हम सब CDP EVS को भी कवर कर चुके हैं। सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए थे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे हम सब सभी जो आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका एग्जाम हुआ था सभी इसमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सब सॉल्व कराएंगे। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।